नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी गृह राज्य मंत्री के बेटे को जेल भेजने की तैयारी की। जहांगीरपुरी में हुए सांप्रदायिक टकराव में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री की। जानेंगे लाउडस्पीकर विवाद पर क्या है महाराष्ट्र प्रशासन का फैसला। कर्नाटक में कमीशन मामले में अब किसने लगाए सरकार पर आरोप। बात करेंगे मोदी सरकार की नीतियों पर राहुल गांधी के सवालों की, जेपी नड्डा के खुले खत की और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 21 अप्रैल को सिख गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। लाल किले की प्राचीर से पीएम का होगा संबोधन। दिल्ली में बिना अनुमति हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर केस दर्ज। बिना अनुमति के दिल्ली के जहांगीरपुरी में निकाली थी धार्मिक शोभा यात्रा को लेकर हुआ था टकराव। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को दी सलाह, यूपी और बिहार में अकेले लड़े चुनाव, बंगाल और महाराष्ट्र में गठबंधन पर करें विचार। 3 दिन में दूसरी बार पीके की सोनिया गांधी के साथ हुई बैठक। बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1172 अंकों की गिरावट के साथ 57,167 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 302 अंकों की गिरावट के साथ 17,174 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गृह राज्य मंत्री के बेटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे को जमानत दे दी थी, जबकि एसआईटी ने अपनी जांच में उसे ही घटना का मुख्य आरोपी बताया था। आशीष की जमानत मिलने के पीछे सरकार और एसआईटी की कमजोर दलीलों को माना गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पैतरे नहीं टिक पाए। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे किसानों को एक गाड़ी से जानबूझकर कुचला गया था, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। एसआईटी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बताया था। इतना ही नहीं, एसआईटी के मुताबिक आशीष घटना स्थल पर ही मौजूद था, लेकिन बावजूद इसके इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फरवरी में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया और उत्तर प्रदेश सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई थी। और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए आरोपी आशीष मिश्र की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने आशीष मिश्रा को 1 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर भी सवाल उठाया जिसके तहत आशीष मिश्रा को बेल दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा और अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए ये फैसला सुनाया। बता दें कि चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल करने की मांग वाली अर्जी पर 4 अप्रैल को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगर कोई नया मुद्दा उठता है तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अपील दायर की जाए। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही किया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले के बाद आरोपी फिर से सलाखों के पीछे होगा, जिससे इस मामले में न्याय की उम्मीद बंधी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। 8 लोगों की हत्या होने के बाद भी अगर बेल मिल जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बहुत सही फैसला है और किसानों को न्याय तभी मिलेगा जब आरोपी को सजा मिल जाए। इस बयान से जाहिर हो रहा है कि एक बार फिर लखीमपुर मामले में बीजेपी को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। आशीष मिश्र का जेल जाना अब तय हो गया है। यूपी पुलिस आशीष के मामले में भले ही ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रही हो, लेकिन दिल्ली पुलिस की सक्रियता कुछ ज्यादा ही तेज दिखाई दे रही है। हाल ही में जहांगीरपुरी में हुए सांप्रदायिक टकराव के बाद से दिल्ली पुलिस ने 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ज्यादातर लोग एक ही समुदाय के हैं। पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है। दंगों से एक बार फिर दहल गई है दिल्ली, एक बार फिर अल्पसंख्यकों को बनाया गया निशाना। कैसे हर बार फेल हो जाता है दिल्ली पुलिस का खुफिया तंत्र।
ये वो सवाल है जिसका जवाब अब देश की सर्वोच्च अदालत में मिलेगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट में याचिका दायर कर हिंसा की जांच के लिए कमेटी गठित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से अपील की गई है हिंसा की जांच के लिए मौजूदा जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाए और पूरी जांच कमेटी की ही निगरानी में हो। वकील अमृतपाल सिंह खालसा ने अपनी याचिका में कहा है कि इसी अदालत ने 2020 में दंगे रोकने में विफल रहने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। पुलिस की छवि कमजोर हुई है और लोगों का उस पर से भरोसा कम हुआ है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच पक्षपाती और दंगों की तैयारी करने वालों को सीधे तौर पर बचाने की रही है। वकील ने कहा कि ऐसा दूसरी बार है जब राजधानी में दंगे हुए हैं और इस बार भी सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर शनिवार शाम शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा भड़क गई थी। हिंसा मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अंसार समेत 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा 2 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। करीब 23 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने रविवार को आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से 12 आरोपियों को जेल भेज दिया गया, जबकि अंसार और गोली चलाने वाले आरोपी असलम को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इलाके में फिलहाल शांति का माहौल है। गृह मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर सीआरपीएफ और आरएफ की 5 और कंपनियां भेजी हैं। दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। 2 साल में दिल्ली में 2 बार सांप्रदायिक टकराव हुआ। दोनों ही बार पुलिस पूरी तरह से फेल नजर आई। ऐसे में दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देश में सांप्रदायिक टकराव को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र में तो अजान विवाद को लेकर माहौल खराब करने की कोशिशें भी शुरू हो गई, लेकिन अब इस मामले में राज्य प्रशासन ने नई गाइडलाइन तय कर दी है। तो क्या है महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर बनाए गए नए नियम, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में मंदिर और मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर अब बंद हो जाएंगे। 3 मई से राज्य में इसकी शुरुआत हो रही है। धर्मस्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकरों को लेकर फरमान जारी किया गया है। सभी को इसके लिए नए सिरे से अनुमति लेनी होगी। 3 मई तक जो लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं लेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहां पहले से ही लाउडस्पीकरों का प्रयोग हो रहा है, ये नियम उन पर भी लागू होगा। नासिक उपायुक्त दीपक पांडे ने बताया कि हनुमान चालीसा या भजन चलाने से पहले इसकी भी अनुमति लेनी होगी। ये अजान के 15 मिनट पहले या बाद में नहीं चलाई जा सकेंगे। मस्जिद के पास 100 मीटर के दायरे में इन्हें चलाने की तो अनुमति भी नहीं दी जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र में इस समय अजान का विवाद छाया हुआ है, इसलिए प्रशासन टकराव को टालने की कोशिश में जुटा है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी ने तो ऐलान कर दिया है कि 3 मई तक लाउडस्पीकर हटा लिए जाएं। दूसरी ओर सरकार भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि लाउडस्पीकर को लेकर राज्य की पुलिस और मुंबई के कमिश्नर बैठकर निर्णय लेंगे और गाइडलाइन तय करेंगे। पुलिस ऐसी परिस्थिति को संभालने के लिए तैनात होती है। पाटिल ने कहा, हमें राज्य में कानून और व्यवस्था के हालात पर नजर रखनी होगी। जल्द ही वो सीएम से भी मुलाकात करेंगे। पाटिल के बयान से साफ है कि मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर नहीं हटाए जाएंगे, बस इसके लिए उन्हें अनुमति लेनी होगी और जहां टकराव के हालात हैं, वहां प्रशासन स्थिति को देखकर फैसला करेगा। मस्जिद के पास भजन परोग। बीजेपी के नेता भले ही हनुमान चालीसा के पाठ की डिमांड कर रहे हैं, खुद को हिंदू धर्म का रक्षक बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, ये कर्नाटक में हिंदू धर्म गुरु ही बता रहे हैं। कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर लिंगायत समुदाय के धर्मगुरु ने बड़ा आरोप लगाया है। क्या है कर्नाटक की बोम्मई सरकार पर आरोप, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी शासित कर्नाटक पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। पहले राज्य में एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया, जिसके चलते सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई और अब एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लग गए। दरअसल पिछले दिनों एक कॉन्ट्रैक्टर की जान जाने के बाद से प्रदेश में सनसनी फैल गई थी, जब कॉन्ट्रैक्टर ने अपने सुसाइड नोट में बड़ा खुलासा करते हुए राज्य के मंत्री ईश्वरप्पा पर गंभीर आरोप लगाया था। दरअसल उडुपी के कॉन्ट्रैक्टर ने प्रदेश सरकार में मंत्री केएस ईश्वरप्पा पर प्रताड़ना और कमीशन खोरी का आरोप लगाकर जान दे दी थी, जिसके बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। ईश्वरप्पा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया और अब इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने कर्नाटक सरकार की पोल खोल कर रख दी है। ये आरोप लगाया है लिंगायत धर्मगुरु ने।
बता दें कि राज्य में लिंगायत समुदाय की आबादी 18% के करीब है और ये समुदाय बीजेपी का कोर वोट माना जाता है। लिंगायत वोटों के सहारे ही कर्नाटक में बीजेपी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी है और अब लिंगायत धर्मगुरु का कहना है कि मठों को मिलने वाला अनुदान सरकार 30% कमीशन लेने के बाद ही स्वीकृत करती है। लिंगायत धर्मगुरु डिंगलेश्वर स्वामी ने बयान में कहा कि ये हर कोई जानता है कि क्या चल रहा है। अगर अनुदान स्वामी जी यानी मठ को दिया जाना है तो वो 30% कमीशन देने के बाद ही संभव है। लिंगायत धर्मगुरु की तरफ से इस तरह के आरोप लगना इस तरफ इशारा कर रहा है कि इस समाज में अब बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, जिससे आने वाले चुनावों में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। मठ को अनुदान चाहिए तो 30% कमीशन लाइए। मठों से कमीशन और भगवा पर जोर। बीजेपी अलग ही रणनीति पर काम कर रही है। देश के भगवाकरण के लिए हर संस्था को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही एक मामला यूपीएससी के चेयरमैन को लेकर सामने आया है, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सरकारी उच्च पदों पर नियुक्तियों को लेकर मोदी सरकार हमेशा सवालों के घेरे में रही है। ताजा मामला यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को लेकर है। मोदी सरकार पर हमेशा आरोप लगा है कि सरकारी नियुक्तियों में आरएसएस यानी संघ की बड़ी भूमिका रहती है। पर्दे के पीछे से संघ ही ये नियुक्तियां करता है। ऐसा ही एक आरोप अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर लगाया है। खबरों की माने तो जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मनोज सोनी उनके भाषण लेखकों में से एक थे। नरेंद्र मोदी से नजदीकी की वजह से मनोज सोनी को छोटे मोदी भी कहा जाता है। अब यूपीएससी अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति को विभिन्न आयोगों और केंद्र संस्थानों का भगवाकरण किए जाने के रूप में देखा जा रहा है। वैसे ये सिलसिला लंबे वक्त से चल रहा है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष मनोज सोनी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी व्यक्ति हैं और वो गुजरात के एक धार्मिक संप्रदाय से भी जुड़े हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मनोज सोनी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाने को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि एक एक कर संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है। मनोज सोनी की नियुक्ति पर राहुल ने यूपीएससी को नया नाम देते हुए इसे यूनियन प्रचारक संघ आयोग करार दिया और कहा कि सरकार संस्थाओं को खत्म कर रही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर तंज कसते हुए कहा, यूनियन प्रचारक संघ आयोग एक एक कर संस्थाओं को खत्म कर संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने भी मनोज सोनी की नियुक्ति का कड़ा विरोध करते हुए ट्वीट करके कहा, आईएएस आईपीएस केंद्रीय सेवा अधिकारियों का चयन करने के लिए अब नफरती हिंदुत्ववादी सन्यासी अब यूपीएससी के प्रमुख होंगे। भगवान भारत को बचाए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सरकारी संस्थाओं का भगवाकरण किया जा रहा है। देश की कई संस्थाओं पर एक रणनीति के तहत एक खास विचारधारा के लोगों को बैठाया जा रहा है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय खासतौर से यूपीएससी में मुस्लिम समाज को जाने से रोका जा सके। संघ का करीबी अब संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होगा। जाहिर सी बात है कि भविष्य में ब्यूरोक्रेसी की तस्वीर क्या होगी। विपक्ष भविष्य को लेकर देश को सचेत कर रहा है तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भविष्य की दूसरी ही तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने खुला खत लिखा है, तो क्या है इस खत में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2014 में जब पीएम मोदी ने देश की बागडोर संभाली तब उन्होंने देश की जनता से 60 महीनों का वक्त मांगा था। कहा था जो देश में 60 सालों में नहीं हुआ है वो 60 महीनों में करके दिखाएंगे। ये वक्त कब का बीत चुका है। मोदी सरकार को 8 साल होने वाले हैं देश की सत्ता संभाले हुए, लेकिन नतीजा देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। महंगाई ने आम आदमी की जेब खाली कर दी है। युवा बेरोजगार हैं। देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। देश में हर तरफ अशांति है। ये दौर थमता नहीं दिख रहा है। बीजेपी शासित राज्यों से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सांप्रदायिक टकराव ही दिख रहा है। हर तरफ नफरत और सरकार की विभाजनकारी नीतियों ने देश को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया है। ऐसे वक्त में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के नाम खुला खत लिखा है, जिसमें वो देश की जनता को 2047 के हसीन भारत की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 से अब तक पीएम मोदी ने जो वादे किए वो सिर्फ जुमले साबित हुए हैं। ऐसे में जेपी नड्डा के इस खत से बीजेपी की फजीहत होना लाजमी है। खत में नड्डा ने 2047 के भारत की योजना तैयार करने की अपील की है। 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। नड्डा ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में देश के युवाओं के सक्रिय योगदान की भी मांग करते हुए कहा कि भारत के युवा अवसर चाहते हैं, बाधा नहीं।
नड्डा ने अपने इस खत से कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। अपनी असफलताओं को छिपाते हुए नड्डा ने कांग्रेस के शासनकाल में हुए सांप्रदायिक टकरावों का हवाला दिया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा, 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने गौ हत्या पर प्रतिबंध की मांग को लेकर संसद भवन की ओर कूच कर रहे साधुओं पर गोलियां चलवाईं। 84 में राजीव गांधी ने कहा कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। बीजेपी की सरकार अक्सर अपनी असफलताओं का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ने की कोशिश करती है और ऐसा ही इस बार भी किया है। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। देश में लोगों को महंगाई से मुक्ति मिलती नजर नहीं आ रही है। मोदी सरकार जनता को राहत देने की बजाय उन पर बोझ बढ़ाती जा रही है, जिसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं। थोक महंगाई दर का जो आंकड़ा सामने आया है उससे साफ है कि बढ़ती कीमतों से मचा है हाहाकार। कुछ नहीं कर रही है मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। सीएनजी पीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता त्रस्त हो चुकी है। लेकिन सरकार है कि महंगाई को काबू करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। इसका नतीजा है कि भारत की थोक महंगाई दर भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मार्च महीने में भारत की थोक महंगाई दर 14.55% पर पहुंच गई। फ्यूल और फूड की कीमतों में उछाल की वजह से मार्च में थोक महंगाई दर में फरवरी के मुकाबले 1.44% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी साल फरवरी में थोक महंगाई दर 13.11% पर रही थी। पिछले साल मार्च में थोक महंगाई दर 7.89% पर रही थी। सरकार की ओर से जारी डेटा के मुताबिक मार्च 2022 में फूड इन्फ्लेशन 8.71% पर पहुंच गया है, जो फरवरी में 8.47% पर रहा था। कॉमर्स मिनिस्ट्री के फूड आइटम्स की लिस्ट में अनाज, धान, गेहूं, दालें, सब्जियां, आलू, प्याज, फल, दूध, अंडे, मांस और मछली शामिल है। सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि रूस यूक्रेन के बीच गतिरोध की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन के बाधित होने से नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, बेसिक मेटल जैसी जरूरी चीजों की कीमतों में उछाल से मुख्य रूप से मार्च 2022 में महंगाई की दर ऊंची रही। अब भले ही सरकार देश में बढ़ती महंगाई की वजह से रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद बता रही हो, लेकिन इस सच्चाई से हर कोई वाकिफ है कि सरकार की नाकामी की सजा आम जनता को भुगतनी पड़ रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।